शादी वाली रात मैं कमरे में बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरा पति कमरे में आया, जिसे देखकर मैं शर्मा गई। लेकिन काफ़ी देर तक जब उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की, तो मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा, तो मेरा पति अपने लॉकर में से कुछ निकाल रहा था। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई जब वह जो भी लॉकर से निकाल रहा था, उसे बहुत सावधानी से और मुझसे छुपा रहा था। वह ये पूरी कोशिश कर रहा था कि वह जो भी लॉकर से निकाल कर अपने हाथ में पकड़े है, वह मुझे किसी भी तरह से दिखाई ना दे। उसके बाद वह चीज़ लेकर तुरंत ही बाथरूम के अंदर चला गया। मुझे ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी और थोड़ी ही देर के बाद बाथरूम से मेरे पति के हाँफने की आवाज़ें आने लगीं। मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 22 साल है। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि दिखने में जो चीज़ जैसी लग रही है वैसी कुछ भी नहीं है, या फिर मैं खुद ही ज़्यादा सोच सोच कर खुद को पागल कर रही हूँ। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस आदमी के साथ जितना ज़्यादा रहूँगी उतना ही मेरे दिमाग की हालत ख़राब होती चली जाएगी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं ही पागल हूँ, तो कभी ऐसा लगता कि जैसे मेरा पति ही पागल है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम दोनों में से कौन नॉर्मल है और कौन नहीं। वह एक चीज़ जो मेरा पति अपने लॉकर में संभाल कर रखता था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक तेल की शीशी किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान ला सकती है। मेरा पति उस तेल की शीशी को ऐसे संभाल के रखता था जैसे वह कोई हीरे हों, जिसकी वजह से उसने काम पर भी जाना बंद कर दिया था। वह हर वक्त उस तेल की शीशी की पहरेदारी पर लगा रहता था। उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे कि उसकी नज़र जैसे ही उस तेल की शीशी से हटेगी तो कोई उस तेल को खराब कर देगा या फिर कोई उसे चुरा कर ले जाएगा। कभी वह तेल की शीशी को अलमारी के लॉकर में रखता है, तो कभी उसे कवर्ड में बंद करके रख देता था, तो कभी अपने सूटकेस में संभाल कर रखता। कई बार तो मैंने उसे उस शीशी को खाने पीने वाले सामान के बीच में भी छुपा कर रखते देखा। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मैं खुद सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि आखिर तेल की शीशी में ऐसा क्या है जो मेरा पति इसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। क्या ये इतना महंगा तेल है जो ये हर वक्त अपना दिमाग इसी में लगाए रहता है और इसे इसकी इतनी ज़्यादा परवाह थी। उसकी ऐसी हरकतों से मैं दिमागी रूप से परेशान रहने लगी थी। शादी वाली रात भी मेरा पति इस शीशी को लेकर बाथरूम में चला गया और 3 घंटे तक बाहर निकल कर नहीं आया। मैं बहुत देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते न जाने कब मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उस दिन थक चुकी थी। इसीलिए कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आखिर मैं अपने पति का कब तक इंतज़ार करती रहती। 3 घंटे तो वैसे ही हो चुके थे और फिर मेरा पति न जाने कब बाथरूम से बाहर निकलता। सुबह को जब मेरी आँख खुली तो मेरा पति मुझे बिस्तर पर नज़र ही नहीं आया। मैं उस वक्त सोच में पड़ गई कि क्या मेरे पति ने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। ये सोचकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि वह बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही थैला था जिसके अंदर वह तेल की शीशी रखता था। मेरा पति उस तेल को लेकर बहुत बहुत देर तक खुद को बाथरूम में बंद रखता था और जब बाहर निकल कर आता तो अजीब तरह से बड़बड़ाता कि अब सारी कमी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। उसकी इस तरह की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती कि वह ना जाने कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। मेरी नई नई शादी हुई थी, इस वजह से मैं भी शर्म के मारे कुछ पूछ नहीं पा रही थी। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मेरी शादी को लगभग 4 महीने हो गए थे और तेल वाला जो किस्सा था वह आज तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा पति अभी भी बार बार बाथरूम में जाता रहता और वह तेल वाला थैला बाथरूम के अंदर जाते हुए और उससे बाहर आते हुए दोनों ही वक्त उसके हाथ में होता था। जब वह बाथरूम में जाता तो लगातार अंदर से पानी के गिरने की आवाज़ आती, साथ ही साथ उसके हाँफने की भी आवाज़ आती रहती। ऐसा लगता है जैसे वह ना जाने किस चीज़ पर इतनी ताकत लगा रहा है। कई बार मेरा पति जब बाथरूम से बाहर आता है तो वह बहुत ही
खुश होकर बाहर निकलता। उसे देखकर मैं बहुत ही अजीब सी उलझन में फंस गई थी। ये एक ऐसी परेशानी थी जिसे मैं किसी को चाहकर भी बता भी नहीं सकती थी। एक दिन जब मुझसे रहा ही नहीं गया तो सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो उस वक्त मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिस वजह से वह लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मुझे इतना चाहने वाले माँ बाप मिले थे। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी ये खुशी मुझसे इतनी जल्दी छिन जाएगी। उस वक्त मैं तकरीबन 8 साल की रही थी कि जब मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने एक रिश्तेदार के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जा रही थी कि तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट उस वक्त इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ था कि मेरे माता पिता दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन शायद भगवान को मुझे और ज़िंदगी देनी थी, इसलिए उस एक्सीडेंट में मैं बिल्कुल सही सलामत बच गई। मुझे बिल्कुल मामूली सी चोटें आई थीं, लेकिन मैं जिंदा थी। लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कैसे बच गई। कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी भगवान ने लिख दी है उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ लोग तो मुझे देखकर बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि अब मैं अपने माता पिता के बिना इस दुनिया में अकेले कैसे रहूँगी। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ इस दुनिया से चली जाती। कई लोग मेरे आगे की परवरिश कैसे होगी इसको लेकर भी बहुत फिक्र कर रहे थे। उसके बाद मेरे पापा के जो छोटे भाई थे उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी थी। दरअसल मेरे पापा और मेरे चाचा के बीच में काफ़ी समय पहले झगड़ा हो गया था, जिसके बाद से हमारी आपसी बातचीत और मिलना जुलना पूरी तरह से बंद था। लेकिन इस हादसे के बाद वह मुझे अपने घर लेकर गए। उनके अलावा और कोई मुझे अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं था और मेरी मम्मी के रिश्तेदार तो डर की वजह से हमारे घर पर अफसोस करने के लिए भी नहीं आए। मैं अपने चाचा चाची के घर पर उनके साथ ही रहने लगी और उनकी बेटियों की उतरन पहनकर और उनका बचा कुचा खाना खाकर अपना गुजारा करने लगी। वह लोग मुझे बहुत ताने दिया करते थे और उन तानों को सुन सुन कर ही मैं बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे समय बहुत तेज़ी से गुजरता चला गया और फिर मेरी शादी की उम्र हो गई। इधर मेरी चाची की बेटियां भी मेरी ही उम्र की थीं और घर पर जो भी रिश्ते आते हैं तो वह लोग मुझे ही पसंद करते, उनकी बेटियों को नहीं, क्योंकि मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जिससे मेरी चाची को मुझसे बहुत जलन होने लगी थी और वह इस बात का मुझ पर बहुत गुस्सा भी निकालती थी। इसलिए चाची ने मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी चाची ने जिससे तय की थी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने भी सोचा कि चाची के घर पर तो मुझे वैसे भी सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता है। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने पति के घर पर काम करूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को पहली बार देखा था तो वह मुझे बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगे थे। इसलिए मैं इस बात से बेफिक्र हो गई थी कि मेरा पति देखने में कैसा होगा। फिर धीरे धीरे मुझे अपने पति के बारे में और भी बातें पता चलीं, जैसे कि उसका अपना घर है। तो मैं ये सुनकर और ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो कम से कम अब मेरा भी एक खुद का घर होगा। चाची ने तो अपनी जान मुझसे छुड़ाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में तय कर दी थी ताकि मुझे जल्द से जल्द विदा करके उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के टाइम पर जब मैं रो रही थी और चाची के गले लग रही थी तो वह मुझसे कहने लगी कि अपने ससुराल में ही रहना और मेरे घर आने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। इसीलिए वहाँ चाहे जैसे भी हालात हों लेकिन तुम अपने ससुराल में ही रहना, और अगर तुम्हें ससुराल में कोई भी परेशानी हो तो चुपचाप से बर्दाश्त करती रहना, ना कि तलाकशुदा बनकर मेरे घर पर आ जाओ। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। चाची की इस तरह की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि वह न जाने क्यों इस वक्त ऐसी बातें कर रही हैं। अभी तो मेरी विदाई भी नहीं हुई है और वह सीधा मेरे तलाक तक पहुंच गईं।
आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? मेरे मन में शक पैदा होने लगा कि कहीं लड़के में कोई खराबी तो नहीं है, या फिर उसके घर वालों में कोई गड़बड़ तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची ने मुझे जो भी कुछ लड़के वालों के बारे में बताया था वह सब झूठ था। मेरे दिमाग में अब कई सारे सवाल पैदा होने लगे थे और इन्हीं सब सवालों के साथ मैं अपने ससुराल विदा होकर चली आई। उसके बाद शादी की पहली रात ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाची मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही थी, क्योंकि जिस लड़की का पति शादी की पहली रात उसके साथ न रहकर पूरी रात बाथरूम में गुजार दे तो सोचने वाली बात है कि उसके दिमाग की हालत आखिर क्या होगी। इधर नई नवेली दुल्हन और शर्म की वजह से मैं ये सवाल अपने पति से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कोई सवाल करती तो ना जाने वह क्या कहते। लेकिन मैं बार बार यही सोच रही थी कि सारी रात आखिर वह बाथरूम में क्यों रहे। मैं सोच रही थी कि हो सकता है मेरे सोने के बाद वह भी आकर सो गए हों और फिर सुबह जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने के लिए चले गए हों। बस यही सब सोचकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, लेकिन फिर भी वह तसल्ली मेरे किसी काम नहीं आई, क्योंकि अब तो मैं अपने पति को रोज़ इस तरह की अजीबोगरीब हरकत करते देखा करती थी। इधर जब शादी को 1 महीना पूरा हुआ तो मेरी सास पोता पोती की रट लगाने लगी, जबकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि इस 1 महीने में उनके बेटे ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। उनका बेटा तो न जाने किस काम में इतना बिजी रहता था और मैं शर्म की वजह से ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। 1 महीने के बाद जब मैं अपनी चाची के घर उनसे मिलने के लिए पहुंची तो वह मुझे देखकर बहुत परेशान हो गईं और एकदम से सवाल करने लगी कि कहीं तुम अपना ससुराल छोड़कर तो नहीं आई हो। उनका ये सवाल सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैं सोचने लगी कि विदाई के टाइम पर भी वह इसी तरह की बातें कर रही थी और अब 1 महीने बाद मैं उनसे मिलने आई थी, तब भी वह मुझसे इसी तरह की बातें कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने अपना पूरा बचपन इस घर में ही गुजारा था और मुझे इस घर से बहुत लगाव था। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मैं उस घर में आकर कुछ दिन रह सकूं? मैं उदास होकर अपने ससुराल वापस आ गई थी और जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरा पति फिर से वही थैला लेकर बाथरूम के अंदर जा रहा था। मैं सोचने लगी कि ये मेरा कैसा पति है जिसे मैं कभी दिखाई ही नहीं देती। उसे मुझसे ज़्यादा इस तेल की फिक्र थी। उसके लिए तो मैं शायद घर के सामान के जैसी थी। कभी कभी मैं सोचती कि मैं खामोश रहकर इस सब को अपनी किस्मत का लिखा समझकर चुपचाप समझौता कर लूं। इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करती रहती। लेकिन फिर अगले ही पल मैं सोचती कि आखिर मैं क्यों खामोश रहूं, बल्कि मुझे तो अपने पति का सारा सच उसके घर वालों के सामने लाना चाहिए, ताकि उन सबको भी तो पता चले कि मेरा पति आखिर क्या कर रहा है। पर फिर मैं यही सोचती कि उसके बाद मेरा क्या होगा। मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ मैं जाकर आसरा ले सकूं। इसलिए मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था। मैं कोशिश करती कि मेरा पूरा ध्यान घर के कामों में लगाऊं। मैं अपने चाचा चाची के घर में भी एक नौकरानी थी और अब अपनी ससुराल आकर भी एक नौकरानी की ही जिंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। इसीलिए एक दिन मैंने बंद शब्दों में अपने पति को ये बात समझा दी थी कि उनकी माँ मुझसे पोता पोती की डिमांड करती हैं। ये बात सुनकर जैसे मेरे पति को करंट सा लग गया था। उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा बिल्कुल मुमकिन भी नहीं है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए थे तो मैं अपना सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे अपने पति पर पहले से ही शक था और अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा पति नामर्द है। इसीलिए वह तेल का बहाना बनाकर रोज रात को बाथरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बाथरूम से बाहर निकल आता है। वह ऐसे ही करता है, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर इस तरह से सारी सारी रात खुद को बाथरूम में बंद रखता हो।
एक दिन मैंने अपने पति को छुपकर किसी से बात करते हुए सुना। वह कह रहा था कि कल वह दोपहर को कहीं जाने के लिए निकलेगा। उसके खुफिया तरीके से बात करने के अंदाज से मुझे उस पर शक हुआ कि हो ना हो मेरे पति के रोज बाथरूम में बंद होने के पीछे और उस तेल के पीछे जो भी राज है वह शायद उस जगह से जुड़ा हुआ है जहां मेरा पति जा रहा है। इसीलिए अगले दिन मेरे पति के जाने के बाद मैंने भी अपनी सास से बहाना बनाया कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वैसे तो शायद मेरी सास मुझे जाने नहीं देती, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मैं किसी उम्मीद से हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। और उन्होंने मेरे साथ जाने की जिद इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ दिनों से उनके पैरों में काफ़ी दर्द रहता था और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं तुरंत ही अपने पति के पीछे पीछे चली गई। मैंने एक टैक्सी किराए पर कर ली और उसको बोल दिया कि आगे जो टैक्सी चल रही है तुम्हें बस उसके पीछे पीछे ही चलना है। करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं किसी ऐसी जगह पहुंची जहां पर कोई भी बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि तुम यहीं रुको, क्योंकि मैंने अपने पति को आगे का रास्ता पैदल तय करते हुए ही देखा था। उसके बाद 15 मिनट तक वह काफ़ी सारे पेड़ पौधों और खेतों को पार करता हुआ एक जगह पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ी सी कुटिया बनी हुई थी जहां कुछ लोग आ जा रहे थे। मेरा पति भी वहीं अंदर चला गया और मैं चुपचाप बाहर खड़ी उसका इंतज़ार करती रही। वहाँ से ज़्यादातर मैंने आदमियों को ही निकलते हुए देखा था, जिनके हाथ में मैं तेल की वैसी ही शीशी देख रही थी जैसी कि मेरा पति बाथरूम के अंदर लेकर जाता था। पहले तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ से गुजरने वाले किसी आदमी से पूछूं कि आखिर वह यहाँ पर किस लिए आए थे, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना पड़ी कि कहीं अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वह लोग मुझे गलत ना समझ लें। इसलिए मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मैं वहाँ खड़े होकर अपने पति का काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही और इसी सोच विचार में रही कि शायद मुझे कोई ऐसा शख्स दिख जाए जिससे मैं ये पूछ सकूं कि यहाँ पर जो कुटिया बनी हुई है उसमें ऐसे कौन से बाबा जी हैं और वह जो लोग उनके पास आ रहे हैं उन्हें ये तेल किस काम के लिए दे रहे हैं। पर उस दिन मेरे इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला और मुझे निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पर अब इतना तो मुझे पता चल चुका था कि मेरा पति किसी बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन आखिर क्यों? इस सब के पीछे वजह क्या थी? क्या वाकई में वजह वही थी जो मैं अब तक सोचती आ रही थी कि क्या मेरा पति नामर्द था? मैंने सोचा कि अब अपने पति के इस राज से मुझे पर्दा हटाना ही पड़ेगा और उसका सारा सच मुझे घरवालों के सामने लेकर आना ही होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं रात को सोने की एक्टिंग करती हूँ और फिर देखती हूँ कि मेरा पति आखिरकार करता क्या है। उसी रात मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे जगाने की कोशिश मत करना। मेरी ये बात सुनकर मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि उन्हें इसी बात का इंतज़ार था कि मैं जल्दी ही सो जाऊं। मेरे पति मुझसे कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जल्दी सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि ये अलग बात थी कि अक्सर ही मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि सारा दिन मुझे इतना काम करना पड़ता था कि मैं रात को थकान से चूर हो जाती थी। इसीलिए मुझे तुरंत ही नींद आ जाती थी और जब मुझे ये पता था कि आज तो मुझे जागना है और पूरी तरह से ये कोशिश करनी है कि लेटने के बावजूद भी मैं ना सोऊं, तो इस वजह से मैंने दिन में ही जब मेरे पति घर पर थे उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम घर के काम की फिक्र मत करो, वह तो कोई भी कर लेगा, आराम से लेटकर सो जाओ। और इधर मेरी सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद से हूँ, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। तो मेरी सास ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा, वरना तो शायद ही है जो मुझे आराम करने का मौका मिलता। इसी बहाने से मैंने दिन में ही अपनी नींद पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई।
ताकि रात को देर तक जाग सकूं। इधर मैं अपने पति का इंतज़ार करती रही और 1 घंटे के बाद वह कमरे में आए और मैं चुपचाप इस तरह से लेट गई जैसे बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना वही थैला लेकर जिसमें वह तेल होता था बाथरूम में चले गए। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मुझे किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि अक्सर मैंने देखा था कि मेरे पति एक बार अगर बाथरूम में जाते तो 2-3 घंटे से पहले बाहर ही नहीं आते थे। इसलिए मैं तुरंत ही घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चोरों की तरह गई और धीरे से खड़े होकर जहाँ पर बाथरूम की खिड़की थी उधर से देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन खिड़की काफ़ी ऊंचाई पर थी और मेरा कद छोटा होने की वजह से मैं खिड़की तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो मैं जल्दी से भागकर एक चेयर लेकर आई और उसे रखकर उस पर खड़ी हो गई। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। घर के सारे लोग सो चुके थे, इसीलिए मुझे इस बात का भी डर नहीं था कि कोई मुझे इस तरह का काम करते हुए देख लेगा। पर हाँ, मुझे इस बात का डर ज़रूर लग रहा था कि ना जाने आज मैं ऐसा क्या देखने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरा शरीर काँप रहा था। जैसे तैसे मैं उस चेयर पर खड़ी होकर अंदर देख रही थी कि आखिर मेरे पति बाथरूम में इतनी देर तक क्या करते रहते हैं। मेरे पैर बड़ी तेज़ी से काँप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। बार बार मुझे यह एहसास हो रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर तभी मैंने जैसे ही बाथरूम की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चेयर से गिरते गिरते बची। मैंने जो भी देखा मैं सोचने लगी कि ये मेरा पति कैसा काम कर रहा था। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था। मेरे पति का तो दिमाग ठीक था। मैंने उस वक्त खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और वापस अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी। अब मैं समझ चुकी थी कि आखिर अब तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आया था, और शायद असलियत यही थी कि मेरी चाची मेरे पति की सच्चाई जानती थीं। इसीलिए वह अब तक मुझसे इस तरह की बातें कर रही थीं। उन्होंने तो मुझे जानबूझकर इस नर्क में धकेल दिया था, क्योंकि मैं कौन सा उनकी सगी औलाद थी, वरना मेरे लिए तो रिश्तों की कोई कमी ही नहीं थी। मैं तो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से जो भी लड़के वाले आते थे मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लेते थे। लेकिन चाची को तो इस बात की जलन थी कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर मेरी शादी इस आदमी के साथ करवा दी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी चाची को माफ़ नहीं करूँगी। अब तक मैं इतना समझ चुकी थी कि मेरे पति के इस राज के बारे में मेरे ससुराल में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वह लोग तो अपनी लाइफ में ही बहुत बिजी रहते थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह ये देखे कि कौन क्या कर रहा है। उन्होंने तो बस मेरे पति की शादी करवाना ही अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप को ऐसा लगता है कि अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद वह अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए वह हर हाल में उनकी शादी कर देना चाहते हैं, बिना यह जाने समझे कि उनका बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस इसीलिए किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़के को बांधकर उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और जो लड़का होता है वह अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को भी नहीं बताता कि मुझे क्या परेशानी है या मैं शादी करने के काबिल ही नहीं हूँ। मेरे पति ने भी यही सोचा होगा कि मेरा कोई अपना तो है नहीं, जो अगर मैं उसके खिलाफ जाऊँ भी तो वह मेरा साथ दे। बस इसीलिए उसने भी यही सोचकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी होगी, क्योंकि मैं सच जानने के बाद भी चुपचाप उसके साथ ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। लेकिन मैं उस तरह की लड़की नहीं थी। इधर मेरे ससुराल वाले तो सारी उम्र मुझे बच्चा ना होने के ताने देते रहते और मुझे ही बांझ कहते, और मेरे पति पर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं आता। अब मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी थी, क्योंकि एक तरफ मैं अपने पति के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी,
लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास तो अब अपना सर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है, क्योंकि चाची ने तो मुझे पहले ही उनके घर पर आने के लिए मना कर दिया था। पर फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पति मुझे धोखे में रखेगा। तभी मेरा पति बाथरूम से बाहर आया और मुझे जागता हुआ देखकर बुरी तरह से चौंक गया। मैं गुस्से में अपने पति का गिरेबान पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे ये सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई? मेरा पति एकदम से ऐसे अनजान बन गया जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। उसकी इस तरह की एक्टिंग देखकर मेरा मन किया कि मैं उसे अभी के अभी मार डालूं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वह जितना मासूम बनने की एक्टिंग मेरे सामने कर रहा है, उसकी सारी हकीकत मैं पहले ही देख चुकी हूँ। मैं जान चुकी थी कि वह एक चालाक आदमी था, जिसने ये प्लान बनाया कि अगर वह मुझसे शादी कर लेगा तो किसी की नज़र में भी उसकी ये कमज़ोरी नहीं आएगी, और फिर दुनिया के सामने तो मेरा मजाक बनेगा और अपने किए का सारा इल्ज़ाम वह मेरे ऊपर डाल देगा। मेरा पति मुझे हैरानी से देखे जा रहा था। वह मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं एक नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। वह अभी भी मेरी तरफ हैरानी से खामोश होकर देख रहा था और मेरी बात सुन रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे तो उसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही हो। मैं अपना सामान लेकर घर से बाहर की तरफ निकलने लगी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं मेन गेट पर पहुंची ही थी कि मेरा पति भागता हुआ पीछे आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेकर गया। मैंने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया, जिससे मेरी आवाज़ निकलना ही बंद हो गई और वह बहुत ही धीरे से मुझे खामोश रहने के लिए कहने लगा। उसके बाद वह मुझे कमरे में लेकर गया और मुझे बेड पर बिठा दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं एक बार फिर दरवाजे की तरफ जाने लगी तो उसने फिर मुझे पकड़ लिया और कहने लगा कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? एक बार खामोशी से बैठकर मेरी सारी बात तो सुन लो, और फिर इस टाइम रात के इतने अंधेरे में तुम आखिर कहाँ जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? मेरे पति की इस तरह की बातें सुनकर मैं उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से ये सब कुछ छुपा कर रख पाओगे? ये सब ज़्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता। एक ना एक दिन सब कुछ दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो। तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उस वक्त मैं अपने होश खो बैठी थी, इसलिए मेरे मुंह में जो आ रहा था वो मैं कहे चली जा रही थी। मेरी ऐसी बात सुनकर मेरा पति मुझ पर ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि कहीं उसकी इतनी तेज़ आवाज़ से घर वाले ना उठ जाएं। उसके ऐसा करने से मैं रोने लगी। उसने मेरे दिल को अब तक बहुत दुखाया था। उसे तुरंत ही इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया, तो वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए मुझसे बोला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक वैद्य ने ये इलाज करने के लिए कहा था कि इस तेल के इस्तेमाल से मैं जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पिछले कई महीनों से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली फैल रही थी, जिसकी वजह से मैं किसी के भी करीब नहीं जाता था। मैंने अपनी बीमारी का हर तरह से इलाज करने की कोशिश की, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया और कई घरेलू उपाय भी किए, लेकिन उनसे मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था
तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। दरअसल कुछ सालों पहले जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे खून की ज़रूरत पड़ गई थी और उस वक्त मुझे एक आदमी ने अपना खून दिया था, जिसकी वजह से मैं इस बीमारी का शिकार हो गया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि उस आदमी के ही खून में ये एलर्जी थी। इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और फिर मेरी पूरी बॉडी में ये एलर्जी हो गई और तब से ही मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर इस बीमारी के होते हुए मैं किसी दूसरे इंसान के करीब गया तो ये उसे भी लग सकती है। इसीलिए मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आता था। इस तेल का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटे के लिए राहत मिल जाती थी, लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि मुझे ये एलर्जी है, बल्कि मैं इसलिए भी परेशान रहता था कि कहीं अगर मैं तुम्हारे करीब आया और तुम्हें भी ये बीमारी लग गई तो क्या होगा, क्योंकि ये कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि बुरी तरह से फैलने वाली बीमारी है और मैं तुम्हें अपने जैसा ही बीमार नहीं करना चाहता था। इतने समय तक इलाज करवाने के बावजूद जब मुझे कोई आराम नहीं मिला तो किसी ने मुझे एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया, जो यहाँ से 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद एक खाली जगह पर छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। उस आदमी के कहने के मुताबिक मैं वैद्य के पास चला गया और जब मैंने उससे मुलाकात की तो उन्होंने पूरी तरह से मेरा चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने तब से ही मेरा इलाज शुरू कर दिया था और उसी महीने मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। मैंने अपने माता पिता को शादी के लिए बहुत इनकार किया कि मैं अभी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। मैं उन्हें अपनी इस दिक्कत के बारे में भी नहीं बता पाया और फिर हमारी शादी हो गई। उसके बाद मैं वैद्य के पास गया तो मैंने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 3-4 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम किसी के भी करीब नहीं जा सकते। इसीलिए मैं अपने फैमिली के हर मेंबर से भी दूरी बनाकर ही रखता था, जिस वजह से मैंने अपना काम भी छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि लेकिन मेरी शादी की तारीख तो फिक्स हो गई है, तो उन्होंने कहा कि तो तुम्हें इतना करना होगा कि जब तक ये इलाज पूरा नहीं हो जाता तुम्हें अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखनी होगी। मैं वैद्य जी की बातें सुनकर परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्या का और कोई समाधान नहीं है, इसीलिए पहले तुम्हें सेहतमंद होना होगा, अपनी इस बीमारी को ठीक करना होगा, फिर आराम से सारी ज़िंदगी तुम अपनी पत्नी के साथ रहना। क्योंकि उनके इलाज से भी मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस होने लगा था। मैं पहले से खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे वैद्य जी की बात माननी पड़ी थी। मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर न जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी। मैं अपने इलाज में इस तेल का इस्तेमाल करता था जो मुझे वैद्य जी ने दिया था, इसीलिए मैं पागलों की तरह उस तेल की हिफाजत किया करता था ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और वह तेल किसी के भी हाथ ना लगे, ताकि कोई मुझसे कोई सवाल जवाब ना करे। मैं ये सब जल्दी ठीक होने और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए ही कर रहा था, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए मैं भी कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नज़र नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर मैं खुद बहुत ज़्यादा बेचैन था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर बुरी तरह से चिल्लाया और तुमसे मैंने अपनी सच्चाई इतने दिनों तक छुपा कर रखी। मेरा पति उस वक्त बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मुझे अपने पति की बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि वह लगातार रो रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपने मुझे ये सच्चाई पहले ही बता दी होती तो फिर इतना सब कुछ होता ही नहीं। मेरे दिमाग में तो न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। आपकी ऐसी हरकतें देखकर तो मुझे यही लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानने के बाद मैं भी अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया और आपको नहीं समझा। मैंने अपने पति को यकीन दिलाया कि अब मैं उनका हमेशा साथ दूंगी और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी।
एक वह दिन था और आज का दिन है। मैं और मेरे पति हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे पति की वह बीमारी जड़ से खत्म हो गई। मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज मैं जुड़वा बेटों की माँ भी बन चुकी हूँ। दोस्तों, कभी कभी हम गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं जिससे हम अपना ही घर बर्बाद कर बैठते हैं। उससे बेहतर यही है कि अगर हमारे मन में कोई भी सवाल है तो हमें अपने लाइफ पार्टनर से उस पर सही तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो और बात करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।